तो प्रीवियस लेक्चर में सेकेंड लेक्चर आज है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो सारे स्टडी कर लिए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी देख लिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या देखे थे, चार्ज आइदर रेस्ट हो या मोशन में हो फोर्स फील करता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो कोई फोर्स फील नहीं करेगा, चार्ज जब मोशन में रहेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स फील करता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या देखे थे, वाइट-शरवत लॉ, जिसमें कि किसी भी वायर में मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट्स वाई हम लोग क्या है यहाँ पर करते हैं, करंट एलिमेंट को कंसीडर करते हैं डीएल। करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट्स वाई हम लोग इस करंट को वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक डीएल एलिमेंट डीएल लेंथ कंसीडर करते हैं। देन आई डीएल क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इसको हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दो वेक्टर हो गया, एक आइडियल हो गया और दूसरा पोजीशन, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। दो वेक्टर हो गए, राइट, दो वेक्टर हो गए, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, राइट। तो फॉर्मूला अपना क्या आ गया था, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पहले वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू, ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। मैग्नीट्यूड कितना होगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जाते हैं, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटे, मॉड डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो यह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के वैल्यू कितना था, 10⁻⁻⁷। इसका यूनिट टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके थे, राइट बेटे। उसके बाद डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किए थे, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते थे, जिस पॉइंट पे निकालना, जैसे यहाँ पर ये थंब रख लिए, पी इधर है, इसको ले जाएंगे, ये क्या है, इनवर्ट करंट शो करेगा। यदि ये पॉइंट मान लो इधर रहता पी, तो व्हाट यू कैन डू, ये करंट रखे और इसको फोल्ड किए, यदि ये पोर्शन मुझे दिखाई देगा मीन्स ब्लैक बोर्ड के आउटवर्ड। यहाँ पर ध्यान देने का मतलब क्या है, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या जानते हैं, मान लो ये दो वेक्टर हैं ए और दूसरा वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो ए और बी किस प्लेन में है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि जो फैक्टर जिस प्लेन में होगा उसका जो रिजल्टेंट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे जैसे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हो गया, तो जो सी इक्वल टू ए क्रॉस बी हुआ, तो सी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी का डायरेक्शन क्या होगा, ए और बी देखेंगे किस प्लेन में लाइज कर रहा है, जिस प्लेन में लाइज करेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आइदर इनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन में डिपेंड करता है। जैसे ये वेक्टर है यहाँ पर यदि है, तो ए से क्या है, ए क्रॉस बी, ए से बी तरफ जा रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डायरेक्शन हम लोग क्या देखते हैं, थंब के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और उस फिंगर को स्ट्रेच करके कर्ल करेंगे, जिधर पॉइंट होगा उधर कर्ल करेंगे। यदि ये फेस आपको सामने दिखाई दे रहा है इट मीन्स इनवर्ड, और जब ये फेस दिखाई देगा आपको सामने से तो आउटवर्ड डायरेक्शन। 2-3 केसेज भी देखे थे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय भी देखेंगे अभी और बहुत सारा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग एक फार्मूला निकाले थे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका कि यूज हम देखेंगे कितना है। लगभग 80% प्रॉब्लम में उसका काम उस फार्मूला से हो जाएगा। यदि लेंथ फाइनाइट हो और मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है, इसके इंपॉर्टेंट टर्म जो पिछले भी लेक्चर 1 में भी मैं बताया था।
यदि लेंथ फाइनाइट हो, मान लो यही आपका वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसका लेंथ L कंसिडर करते हैं, लेंथ L कंसिडर करते हैं, किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ध्यान देने के बाद क्या क्या है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस लेंगे इस वायर के ठीक परपेंडिकुलर। यदि मान लो कि ये पॉइंट P यहाँ रहता है, उसका फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेंगे, ये तो हो गया, ये मान लेते हैं R डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में जो D है, D जो डिस्टेंस है वो बेसिकली ये R नहीं है, ये पर यहाँ से क्या करेंगे, ये डॉटेड लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D। अंडरस्टूड? तो D क्या रहेगा, जिस पॉइंट से निकालना है और वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ये मत डिस्टेंस लीजिएगा, R लेना है आपको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, जो दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, पहला D का फंडा क्लियर होना चाहिए। हम लोग इसमें जो फॉर्मूला में लिखे थे ना, B = μ0 I अपॉन 4πD sin θ1 या sin φ जो रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये D जो है, D क्या है, वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट से डिस्टेंस नहीं है, किस पॉइंट से निकालना वहां से वो डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर रहा है, लेकिन यही पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करेंगे, तो ये D नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वायर से उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा चीज ध्यान क्या देना है, θ1 θ2 कहाँ कंसीडर करेंगे, जो जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, उस पॉइंट से देखेंगे वायर का एक छोर, वायर का एक छोर कितना एंगल बना रहा है। क्या करेंगे, जिस पॉइंट से कह रहा है, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को देखें, तो वायर का एक एंड यानी यहाँ से P पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है। अंडरस्टूड? फिर वायर का दूसरा छोर देखेंगे कितना एंगल बना रहा है। ये दोनों एंगल क्या है, अपोजिट है। ध्यान देने के बाद दोनों कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं लेना है, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो यहाँ से मेजर करेंगे तो ये क्लॉकवाइज शो कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है। यदि इस पॉइंट P की बात करें, तो ये देखो ये डॉटेड लाइन से, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे यदि क्लॉकवाइज इसको लेते हैं तो ये θ1, राइट। दूसरा छोर को ध्यान दीजिए, इस छोर को मिला है, तो क्या है, किस डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंगल नहीं होगा, ये ध्यान देना है, ये दिस, क्योंकि ये एंगल यहाँ से इसको मेजर कीजिएगा तो ये तो क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन देगा। तो मेजर कैसे कीजिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल होगा θ2। अंडरस्टूड? 2π माइनस जो भी, यदि ये मान लो 30 डिग्री आ रहेगा तो 2π माइनस 30 डिग्री कर देंगे। दोनों एंगल अपोजिट, राइट। एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये हमेशा ध्यान देना है। और उसके अकॉर्डिंग सारा यदि ये जजमेंट आप करके इसमें रख दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर, θ1 θ2 क्या है, एक दोनों अपोजिट एंगल है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा, ऊपर वाला छोर को क्लॉकवाइज ले लिए हैं, नीचे वाला छोर को एंटी क्लॉकवाइज। तो नीचे वाले का एंगल कैसे बताएंगे, ये देखो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये यदि आप एंगल लेते हो तो किस डायरेक्शन में गया, क्लॉकवाइज। यहाँ से देखो तो क्लॉकवाइज तो ले नहीं सकते, पहला क्लॉकवाइज है। हाँ, पहला ऊपर वाला छोर क्लॉकवाइज, दूसरा इन वाला छोर एंटी क्लॉकवाइज। यदि इसको ले लिया आप, यदि इसको ले लिया एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा को क्लॉकवाइज कर दीजिए। लेकिन एक अपना रूल लेके चलिए कि कंफ्यूजन बना नहीं रहे, ऊपर वाला को क्लॉकवाइज लिए तो नीचे वाला को एंटी क्लॉकवाइज, कोई दूसरा भी ले सकता, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाना, अब इस लेंथ पर हमको जाना है, यही वायर है ना, ये यहाँ से, अब इस पर एंटी क्लॉकवाइज इस पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगी, ये क्या है, क्लियर। अभी प्रॉब्लम करेंगे इस पर और सॉल्व क्लियर हो जाएगा।
तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ हैं, यही दो इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखते हुए 70 to 80% प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा। 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बेसिक से स्टार्ट करें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना। यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, राइट बेटे, ठीक है। अब जैसे बेसिक जैसे स्टार्ट करें, मान लो कोई वायर दिया हुआ है, इसमें करंट 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है और पी पॉइंट मान लेते हैं 5 मीटर पर है, ये एंड 30 डिग्री एंगल बनाया और ये एंड 45 डिग्री एंगल बनाया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या सॉल्व करते भी चलिए, साथ के साथ सॉल्व भी करते, प्रैक्टिस भी करते चलिए, और फिर एक बार दोबारा घर पे भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, वायर है, फाइनाइट वायर है, लेंथ है, करंट दिया हुआ है, ठीक। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यहाँ दे दिया है 5 मीटर। इसको चुपचाप सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों एंगल देखिए, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रॉब्लम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट दे दिया 4 एम्पियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर, साइन थीटा 1 देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो साइन 30 और थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो साइन 45। सारे वैल्यू को रखकर कैलकुलेट कर लेंगे, यूनिट टेस्ला दे लेंगे या वेबर पर मीटर स्क्वायर देंगे। साइन 30 हो गया 1/2, साइन 45 1/√2, और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बेटे। डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे इनवर्ड, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, इनवर्ड। चलें सेकंड प्रॉब्लम दूसरा करें। सेकेंड क्या दिया हुआ, एक स्क्वायर है। प्रॉब्लम इसके सब जगह हर मटेरियल में कॉमन प्रॉब्लम मिलेंगे सब जगह, इसलिए कोई इसका टेंशन नहीं, सब जगह देखो एक ही टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे। कंसिडर दी स्क्वायर कंसिडर किए हैं, जिसका कि साइड दिया हुआ है ए, ठीक है। करंट मान लेते हैं ये आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और पी क्या है, सेंटर पॉइंट है स्क्वायर का। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या करेंगे, स्क्वायर है, साइड से इक्वल है, पहले देख ले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, चारों साइड से डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है बेटे। चले अंगूठा रखें, ये रख के दिए, पॉइंट क्या है, यहाँ पर है, ऐसे जाएंगे, ऊपर उठ गया मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण अपवर्ड। चले अब इस पर इसको स्ट्रेच कर दिए, पॉइंट क्या है, इस साइड में है, घुमाए, फिर ऊपर उठ गया, ये कुछ दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन। फिर यहाँ चले स्ट्रेच किए इसको, ठीक है, अंदर आना है, घुमाते हुए आए, यहाँ भी देख रहे हैं ऊपर आ गया, ऐसे ये उल्टा दे दिया है, नहीं तो इसको ऐसे दे दो, कोई करंट सेमी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। यहाँ भी अपवर्ड। फिर उसके बाद इसको फिंगर को चारों को स्ट्रेच कर दिए, पॉइंट देखें किधर है, फिर गए, फिर ये फेस दिखाई दे रहा तुम्हें आउटवर्ड, यानी चारों के कारण क्या देख रहे हैं,
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। यदि निकालेंगे तो चारों को ऐड करेंगे, डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर देंगे। यदि डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, दो अपोजिट रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। अच्छा, स्क्वायर है, लेंथ इक्वल है, किसी एक वायर के कारण निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर लेंथ क्या दिया हुआ, फिक्स है ए, तो अच्छा लेकिन अब यहाँ पे चले μ0 दिया हुआ, आई दिया हुआ 4 पाई, डी क्या होगा, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और साइड ए दिया हो तो ये कितना हो जाएगा, हाफ a/2, तो डी का वैल्यू क्या हो गया बेटे, a/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, वायर के एक इंड ये है, इससे इस पॉइंट को मिला देंगे, और दूसरा इनको इससे मिला देंगे, और पी पॉइंट पर क्या करेंगे, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एंगल देखेंगे कितना है, तो एक को क्लॉकवाइज ले लेंगे और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या है, ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री यहाँ बनाएगा, दोनों साइड्स बराबर, ये भी 45 45 45 90, ये कितना बनाएगा 90, और ये दो इक्वल रहेगा, यानी एक क्लॉकवाइज में 45, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में 45, तो θ1 45, θ2 45, और फॉर्मूला में सिर्फ डायरेक्ट डाल दे। डी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 डिफाइन कर दिए, यहाँ पर θ1 45 डिग्री और θ2 भी 45 डिग्री। अब डायरेक्ट फॉर्मूला V0 या BP, μ0 I अपॉन 4 पाई, ए के जगह पर, डी के जगह पर a/2 साइन 45 प्लस साइन 45, μ0 अपॉन 4 पाई, आई ऊपर 2 चला गया, 2i अपॉन ए, ये 2 साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 1/√2 होता है, राइट, हाँ 2 इंटू 1/√2, और नेट मैग्नेटिक फील्ड 4 इंटू V0 या BP, नेट मैग्नेटिक फील्ड चारों साइड से सेम रहेगा, सिमेट्रिक था, तो वी कैन राइट 4 इंटू BP, निकल जाएगा इस तरह से। उसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये कुछ फिक्स्ड है पैटर्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, बोर्ड एग्जाम चाहे नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट में है 70 to 80% क्वेश्चन रिपीट होने हैं। नेक्स्ट देखें बेटे, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लें, कंसीडर द इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका कि साइड दिया हुआ है ए, मान लेते हैं करंट आई फ्लो कर रहा है, और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, निकालिए, सेंट्रोइड पॉइंट है बीच में, ठीक है, पी पॉइंट पर फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डी टू ए कहलाएगा, डी पहले निकालने की कोशिश करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे ये एंगल 60-60 बनाएंगे, तो पी पॉइंट से वायर ये फिक्स लेंथ है। अच्छा, डायरेक्शन पहले देख ले मैग्नेटिक फील्ड का, पहला काम, ये वायर गए ऊपर, यहाँ गए फिर ऊपर, यहाँ गए फिर ऊपर, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में, किसी एक का निकाल कर फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका यहाँ देखें, इस साइड ट्रायंगल के इस साइड का कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, पी पॉइंट में निकालना है, इसके एक इंच से इसको जोड़ दीजिए डॉटेड लाइन से, फिर उसी तरह से वायर का दूसरा एंड को डॉटेड लाइन से जोड़ दीजिए। एंगल देखिए कितना बनता है, ये टोटल एंगल 60, ये 30 बनेगा, ये भी 30 बनेगा, 30 30 60 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल टोटल 120 राइट, 120 प्लस 30 प्लस 30। अब ये हाफ हाफ ये बन जाएंगे, ये एक क्लॉकवाइज में 60 डिग्री, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री, ठीक है। सारा डाटा मिल गया। हाँ, डी निकाल लें पहले, डी कितना होगा ध्यान देने की बात है। ये साइड दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये बाइसेक्ट करेगा, ये a/2 यहाँ से यहाँ, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर, और इसमें रिलेशन tan 30 यूज कर सकते हैं, tan 30 वी कैन राइट tan 30 इक्वल टू d अपॉन a/2 हम लोग लिख सकते हैं।
tan 30 का भी वैल्यू कितना हो गया 1/√3, 1/√3, ठीक है ना बेटे, 1/√3। व्हाट इज डी वैल्यू, डी उधर चला गया मल्टीप्लाई में a/2√3, इस तरह से डी कैलकुलेट कर ली, राइट। अब सारा मालूम है, θ1 है 60, θ2 भी 60, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सारे डाटा को वहाँ फिट कर देंगे। व्हाट यू कैन गेट, बीपी इक्वल टू μ0I 4πd हो गया a/2√3, और sin 60 2 sin 60 और2 sin 60 वैल्यू रख देंगे, sin 60 √3/2 और कैलकुलेट करेंगे, बीपी निकल जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड तीनों आउटवर्ड डायरेक्शन में है, 3 इंटू बीपी कर देंगे, 3 इंटू बीपी। यूनिट का ध्यान रखेंगे, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन फिक्स पैटर्न के हैं जो कि रिपीट होते हैं। मिटा दूं मैं, ठीक है स्नेहल, ओके है। अब कोई वायर दिया हुआ है, ये वायर है, इसमें मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, वायर के लॉन्ग इसका लेंथ मान लेते दिया हुआ है L लेंथ है, इसके मिड पॉइंट से A डिस्टेंस, यानी ये इसी के लॉन्ग P पॉइंट, ये A डिस्टेंस है, मिड पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस A है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग, वायर के लॉन्ग। P पॉइंट क्या है, ये वायर है, इसी के लॉन्ग इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। चले फॉर्मूला पहले लिखा हुआ, उसको 1 by 1 चलते देखते चले, 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा, तो उसको थोड़ा समझ लें जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ ये देखो, ये वायर है डी तो ये दिया हुआ A है, ठीक है। चलो इस पॉइंट से θ1 कितना हो रहा P पॉइंट का, ध्यान दे रहे हैं। क्या P से हम लोग क्या करते थे, कोई भी वायर दिया हुआ, ये P पॉइंट है, एक एंड को P से जोड़ते थे। चलो यहाँ पे ये P पॉइंट है, ये मान लेते हैं A एंड B, P को A से जोड़ दिए, P को A से जोड़ दिए, राइट। कितना एंगल बनाएगा, ये देखो P A 0 डिग्री, कोई दिक्कत है यहाँ पर, P से A 0 डिग्री। अच्छा, दूसरा एंड जो ये भी 0 डिग्री, कोई कर सकता है 0 या 180 भी बोल सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई इससे दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन 0 और साइन पाई 0, दोनों केस में 0 ही आना है। लेकिन ठीक है, यहाँ से चले, यही करते थे ना, ये जैसे ये वायर यहाँ रहता था, ये ऐसे जोड़ते थे, ये इस तरह से चलते थे, राइट। ये θ1 बताता था। अब जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगा, ये जैसे जैसे पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये क्या होगा 0 डिग्री बना, अंडरस्टूड बेटे, ठीक। और फॉर्मूला में यदि यहाँ साइन 0 0 हो जाता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। तो कंक्लूजन क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर कितना होता है 0, दिमाग में सेट कर लेने का। वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0। इसको और दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो, चलो बेसिक फार्मूला जो है dB इक्वल टू μ0/4π, इसे भी समझ सकते हैं IDL क्रॉस R अपॉन RQ। आइडियल मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल DL है, इसका एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ये आइडियल हो गया, आइडियल हो गया, राइट। अच्छा, P पॉइंट हमें निकालना है, यानी यहाँ से ये R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस, तो यहाँ क्या देखना है, आइडियल और R दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। इस फॉर्मूला से भी उसको हम लोग 0 प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है, दोनों में से कोई भी कर लो, ये दूसरा अप्रोच बता दिया सॉल्व करने का, लेकिन एक ही रखो, उसी से सारा कहानी होते जा रहा था, क्यों कंफ्यूजन बढ़ाओगे।
तो फाइनली अब क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ध्यान देना है कि वायर के अलोंग किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0। और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा? वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे ये ले लूं, ये वायर, ठीक है, वायर के परपेंडिकुलर, ये पी पॉइंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखें हम लोग, ये देखो ये पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे ये डी दिया रहेगा। अच्छा, साइन थीटा ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये 45, ये 45, ये 45 वैल्यू रखेंगे, साइन 45, साइन 45, 1/√2, 1/√2, राइट। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दो चीजें, तो दोनों लिमिट हो गया। जब अलोंग द वायर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड 0, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। फॉर्मूला क्या वैल्यू होगा निकाल लेंगे। ये डी डिस्टेंस दिया रहेगा, θ1 कितना हो जाएगा? 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यहाँ से एक इनको इस पॉइंट से मिला दे, एक इनको जो एंगल ये रहेगा वो वैल्यू को रख के वो निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला में आर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन सा बेटे? किसमें? ये, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ इसी से एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या निकल रहा है, कुछ जो है ये तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि कुछ चीजें हैं कि दिमाग में सेट किए रहिएगा। प्रॉब्लम थोड़ा सा टाइम को भी ध्यान देना है, इसलिए ये सारी चीजें पॉइंट्स को ध्यान रखना है। कहीं भी वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0। यदि वायर इनफाइनाइट हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये सारे नेट के लिए या बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि वायर इनफाइनाइट होगा तब कितना होगा? वायर इनफाइनाइट होगा यानी आप फाइनाइट नहीं रखे, क्या रखे? दोनों एंड इनफाइनाइट रखे, और दोनों एंड इनफाइनाइट रखे, और पी पॉइंट पर कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस डी दिया हुआ, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन हमेशा आप कहीं छूट जा रहा है तो ध्यान रखिए, वायर के लॉन्ग थंब को वायर के करंट के डायरेक्शन रखेंगे, मोड़ के देखेंगे यहाँ पर इनवर्ड। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पहले डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन अपना सेट करके तब आगे बढ़िए, राइट, ठीक है। अब क्या है, तो डी यहाँ तो हम लोग मालूम चले डी दिया, θ1 θ2 देखना कितना होगा। तो ये देखो ये वायर था इस तरह से, पहले θ1 पे फोकस करें, फिर आगे बढ़ा, ये θ1 बढ़ते जा रहा है एंगल। वायर जब इन्फिनाइट होगा तो क्या हो जाएगा? ये एंगल 90 डिग्री। समझ में आ रहा है बेटे? तो जब वायर इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट है, तो θ1 इस पूरे वायर को कवर अप करना होगा। ये देखो थीटा बढ़ते जा रहा, फिर आगे बढ़ाओ, फिर बढ़ेगा, तो θ1 का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। दूसरा एंड भी इन्फिनाइट है, एंटी क्लॉकवाइज में भी इसी तरह से जाएंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे, तो यहाँ भी इन्फिनाइट है तो ये भी 90 डिग्री, θ2 भी 90 डिग्री, θ2 भी 90 डिग्री। वैल्यू को रख लें, इसका रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खटाक देना, रिजल्ट इसका याद रहना चाहिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो सारे वैल्यू को रखो, V = V0/4 पाई, करंट आई दिया हुआ, डी साइन 91, ये 2 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गया? V0I/2 पाई डी। तो इन्फिनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड V0I/2 पाई डी ऑब्जेक्ट में दिया रहा, फर्दर मार्क करने का। याद नहीं रहता तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाइए, बेसिक फार्मूला θ1 θ2 90 डिग्री, वो 2 हो गया, नीचे से 2 कट गया। तो कोई चीज़ याद कर जब रखते तो उसको ये भी समझना जरूरी कि वो कैसे आ गया। समटाइम्स मिस हो रहा है तो तुरंत उसको लिंक कर लें आप। इन्फिनाइट वायर के कारण क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड V0I/2 पाई डी। दो चीज देखे, वायर के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। इन्फिनाइट वायर के कारण V0I/2 पाई डी। ये सब फॉर्मूला में शॉर्ट में अपना नोट्स में बना के पर्ची चिपका दीजिए। आगे चले बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, इसी में एक और है,
एक एंड पॉइंट है और दूसरा एंड इनफाइनाइट है, तब कितना होगा? एक एंड को फाइनाइट रखे, इनफाइनाइट नहीं रखे, एक एंड को इनफाइनाइट नहीं रखे, यानी इस तरह से। और यहाँ ये पी पॉइंट पे कहता है ये इनफाइनाइट एंड है, दूसरा नहीं है, फिक्स है। फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा? डी डिस्टेंस दिया हुआ है, फॉर्मूला मिल गया, μ0I अपॉन 4πd sin θ1 प्लस sin θ2, राइट बेटे। अब यहाँ पर ये देखो θ1 ये है, ये θ1 कितना हो जाएगा? पहला इनफाइनाइट है तो θ1 90 डिग्री, क्लियर, θ1 90 डिग्री। θ2 देखें, θ2 क्या है? ये एंड है ना, दूसरा एंड को मिलाना है, तो ये क्या देख रहा है? 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो θ2 0 डिग्री हो जाएगा, θ2 0 डिग्री। फॉर्मूला में रख देंगे B इक्वल टू μ0I अपॉन 4πd sin 90 1, ये 1 हो गया। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट दिया रहता है, विदिन सेकेंड बिफोर ये सारे को प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने का। μ0I अपॉन डिवाइडेड बाय 4πd, इसीलिए ये सब वो सारे करेंगे। प्रॉब्लम तो इतना करेंगे, तो आप टेंशन मत लो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि जो कि छूटेगा। सारे का जितना कर देंगे उतने में से क्वेश्चंस आने हैं, क्या क्या हम लोग कोशिश ही करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। तो क्वेश्चन टेस्ट में बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, सारा लगभग देखो इसी फॉर्मूला पर चलना है। अब है कि दो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड देखते 0 मारेंगे डेली लाइन। दूसरा चीज इनफाइनाइट वायर के कारण μ0I अपॉन 2πd, एक इन फिक्स हो गया, एक इन इनफाइनाइट है, μ0I अपॉन 4πd। कुछ चीज एकदम क्विक मेमोरी में रहना चाहिए। पहला चीज इसके इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ध्यान क्या देना है? फर्स्ट फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के बाद तब फॉर्मूला पे आइए। कि समटाइम्स क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, डायरेक्शन नहीं देखे, कोई अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, इसलिए डायरेक्शन पहले मस्ट आप चेक कर लीजिए। अब जैसे दूसरा प्रॉब्लम करें आप, $60 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, करंट I फ्लो कर रहा है, और ये डिस्टेंस D दिया है, A से P डिस्टेंस D दिया हुआ, और दोनों देखो तो एरो मार्क के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, एकदम बेसिक पे चलो सारे, पहले D के लिए फोकस करो। D कितना होगा? D2 ये होगा नहीं, D2 लेना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, ये डॉटेड लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे इसको डॉटेड आगे बढ़ा दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये लेंथ दिया हुआ, तो ये दोनों में रिलेशन, ये cos थीटा cos 30, ये मान लेते हैं, यहाँ दी दे दिया है सिंपल, तो ये को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, राइट। तो क्या हो गया बेटे? cos 30 इक्वल टू A अपॉन D, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। sin 30 1/2 cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, A इक्वल टू कितना हो गया? √3/2 इंटू D, √3/2 इंटू D। ठीक है, क्लियर। तो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। अब θ1 θ2 की बात करें। θ1 क्या है? ऊपर वाला एंड से जो जोड़ता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऊपर एंड मेरा ये ले लेते हैं, ये लाइन कौन हो रहा है? ये, और P पॉइंट के हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करे, वहां से देखें कितना एंगल, ये तो चलो 60 डिग्री ओके है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी है, तो θ1 हो गया 60 डिग्री। θ2 की बात करें, दूसरा एंड है,
ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन है AP। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन से देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहा है 30, लेकिन ये इसको होना क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंगल, अब ये बच्चे यही सब गलती करते हैं, इसको 30 डिग्री रख देते हैं। एक तो डी डिस्टेंस वाला गलत करेंगे, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है, डी डिस्टेंस, डी देखेंगे, डी सीधे डायरेक्ट पुट कर देंगे, वहाँ पहला गलती। दूसरा, θ2 को एंगल निकालने में गलती करते हैं, तो ये होगा θ2, और ये θ2 कितना हो गया 360 माइनस 30, कितना हो जाएगा 330। अब समस्या मेडिकल वाले के लिए थोड़ा आ जाती है, भाई साइन 330 कैसे निकाले, राइट। तो ये देखिएगा, उसमें मैं बताया हूँ साइन 330, क्या इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। 360 किसे आ गया, एक्स एक्सिस पे ही आ गया, एक्स एक्सिस पे फंक्शन डू नॉट चेंज बताया था, ये है, ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए। ये क्या हो गया 0 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक है। अब एंगल जो है एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल है, ये 360 डिग्री, देखो 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री, ये 3 एंगल आ रहे हैं एक्स एक्सिस पर। अब इस एक्स एक्सिस से ऊपर या नीचे यदि एंगल करना है, मान लो जैसे मैं लिखता हूँ 360 डिग्री प्लस 30, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, 360 माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया एंगल, या 180 डिग्री प्लस 30, 182 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, 180 माइनस 30 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का एंगल का प्लस माइनस रहा है, तो फंक्शन डू नॉट चेंज, फंक्शन डू नॉट चेंज करने का मतलब साइन का साइन चेंज नहीं होगा, साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस रहेगा, टेन रहेगा तो टेन रहेगा, फंक्शन डू नॉट चेंज, ठीक है। अच्छा, यदि एंगल 90 डिग्री प्लस माइनस करे या 270 डिग्री प्लस माइनस करे वाई एक्सिस वाला एंगल, तो फंक्शन चेंज, फंक्शन चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। तो साइन फंक्शन चेंज करने का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, टैन थीटा सेक थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा होगा। रिवर्स भी कॉस थीटा रहेगा तो साइन, कॉट रहेगा तो टैन, कॉसेक रहेगा तो सेक, फंक्शन चेंज। ये इतना ध्यान हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या ध्यान देना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक छो, साइन कॉस टैन सेक कॉट सब पॉजिटिव, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन कॉट, और इसमें सेक कॉस, कॉस सेक, कॉस सेक। तो ऑल स्टूडेंट क्लास, इसमें 10 है ना, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, all function, student for sign, S for sign, T for 10th और C for class, all student 10th class। अब यहाँ पर देखो बेटे, साइन है 360 माइनस 30, फंक्शन डू नॉट चेंज, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो पहले तो लिख दें फंक्शन डू नॉट चेंज साइन 30 डिग्री। अब इसका साइन देखना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा साइन लग जाएगा माइनस, ठीक। अब आराम से साइन 30 का वैल्यू मालूम है, -1/2 आप लिख दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व। अब सारा चीज मालूम हो गया, डाटा को रख के सॉल्व कर लेना है। वी नॉट क्या आ गया, b = V0 अपॉन 4 पाई i, ठीक है। d कितना रखेंगे, √3 ऊपर गया, √3d इंटू 2 साइन 60, और इसका वैल्यू आ गया -1/2 इक्वल, साइन 60 का भी वैल्यू रख देंगे, √3/2 काम खत्म, ठीक है। आज यहीं रहने देते हैं, कल सर्किल वाला को हम लोग खींचेंगे, तब उसके बाद डिपेंड सारे प्रॉब्लम निपटाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। इससे भी क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे।